हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम समास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये जानते हैं समास क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जो समास है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम धन आस। जहाँ पे सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना या बैठाना। तो किसको पास पास रखना, तो शब्दों को जो है वो क्या किया जाता है, पास पास रखा जाता है। तो एक नए शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, असमास कहते हैं। अगर हम समास का अर्थ को निकालें तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तो किसका संक्षिप्तीकरण, शब्दों का जो है वो असंक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा निकाले या लिखें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द जो क्या हो, सार्थक हो का निर्माण होता है, उसे समास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समास किसे कहते हैं, तो समास क्या है, शब्द निर्माण की क्या है, विधि है। हम यह भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं। और साथ ही जो है वो हिंदी में जो है वो समास का उपयोग क्यों किया जाता है, तो समास का उपयोग करने से जो है वो भाषा क्या हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है, भाषा में सौंदर्य आ जाता है। साथ ही जो है वो नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए जो है वो हिंदी व्याकरण में क्या किया जाता है, समास का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इस परिभाषा को हम क्या कर लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि समास जो है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण ले रही हूँ, गंगा जल। यह गंगा जल जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गंगा और किससे मिलकर के बना हुआ है, जल से मिलकर के बना हुआ है, गंगा अजल। चूंकि यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहले पद को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। और जब पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, असमस्त पद कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके समस्त पद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। यहाँ पे फिर से इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम धन आस। जहाँ पे सम का अर्थ होता है पास पास रखना, और किनको पास पास रखना, शब्दों को पास पास रखना। अर्थात जो है वो शब्दों का क्या किया जाता है, इसमें जो है वो संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अगर हम इसको परिभाषा की दृष्टि से देखें तो समास की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द, सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, असमास कहते हैं। जिसे हमने किसके माध्यम से जाना, उदाहरण के माध्यम से जाना कि गंगा जल जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गंगा और जल। और गंगा क्या है, पूर्व पद है, और जल क्या है, उत्तर पद है। जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें पूर्व पद उत्तर पद मिलकर के समस्त पद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, असमासिक पद कहते हैं। साथ ही जो है वो ये जो समस्त पद है, इनका जो है उनके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, भेद होते हैं। इन भेदों को जानने के लिए इनका क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, असमास विग्रह कहते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, गंगा जल का जब समास विग्रह किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, असमास अविग्रह। इसका क्या किया जाएगा, अविग्रह किया जाएगा, तब यह क्या हो जाएगा, गंगा का जल।
इस समस्त पद का जब विग्रह किया जाएगा तब यह क्या हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा। तो इसी के आधार पर जो है वो कि समस्त पद में बहुत सारे क्या होते हैं, भेद होते हैं। कभी क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, कभी उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसी के आधार पर क्या किए गए हैं, समाज के जो है वो भेद किए गए हैं। तो अब हम जान लेते हैं समाज के जो है कितने भेद होते हैं उसको। तो समाज के कितने भेद होते हैं, समाज के जो है वो 6 भेद होते हैं। और वह भेद कौन कौन से होते हैं इसको भी मैं लिख देती हूँ, जिसमें पहला भेद होता है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा बहुब्रीहि समास। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जो है वो सभी जो समाज के भेद हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं और उसको उदाहरण के माध्यम से भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आज का पहला भेद अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की परिभाषा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद के बारे में हम पूर्व में ही जान चुके हैं, अब हम किसको जान लेते हैं, अवयव को भी जान लेते हैं, ताकि उदाहरण को हम क्या कर सके, समझ सके। अवयव किसे कहा जाता है, तो जिस शब्द का जो है वो लिंग, वचन और कार्य के अनुसार से परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति है जो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यथा और शक्ति। और यथा क्या है, पूर्व पद है, और शक्ति क्या जो है वो उत्तर पद है। तो यथा क्या है, यहाँ पे जो है वो अवयव है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंग, वचन और कार्य के अनुसार से क्या होता है, इसका परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह क्या है जो है वो अवयवी भाव समास है। और साथ ही अगर हम इसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से घर घर है, तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द को क्या किया गया है, पुनरावृत्ति किया गया, और इस पुनरावृत्ति शब्द क्या है जो है वो अन्वय के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यह भी क्या है जो है वो अवयवी भाव समास है। और घर घर का अगर हम जो है वो समास विग्रह करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्रत्येक घर। इसी प्रकार से रातों रात का क्या हो जाएगा, रात ही रात में। आमरण, निर्भय, भरपेट, प्रति, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए। आमरण, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि समास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, लेकिन यहाँ पे आ और मरण से मिलकर के बना हुआ है, नीर और भय से मिलकर के बना हुआ है, भर और पेट से मिलकर के बना हुआ है, प्रति और दिन से मिलकर के क्या हुआ है, यहाँ पे जो है वो असमस्त पद बना हुआ है। तो यहाँ पे जो आमरण है, यहाँ पे जो है वो आ क्या है जो है वो शब्द नहीं है, यह क्या है जो है वो आ जो है यहाँ पे जो है वो उपसर्ग है, नीर जो है वो उपसर्ग है, भर जो है वो उपसर्ग है, प्रति क्या है जो है वो उपसर्ग है। तो जिस समस्त पद में जो है वो पहला पद जो है वो क्या होता है, अवयव होता है या उपसर्ग के रूप में कार्य करता है, वहां पे भी क्या होता है, अवयवी भाव समास होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान और वह क्या हो, अवयव हो, उसी प्रकार से पहला पद क्या हो, अवयव हो, और क्या हो, उपसर्ग हो, तो वहां पे कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। अब हम इनका क्या कर लेते हैं, समास विग्रह कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आमरण का क्या समास विग्रह क्या हो जाएगा, मृत्यु तक। निर्भय का बिना भय के। इसी प्रकार से भरपेट का क्या हो जाता है, पेट भरकर। प्रतिदिन का प्रत्येक दिन। तो अवयवी भाव समास में ये समझ में आया कि अवयवी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, साथ ही वह क्या होता है, अवयव होता है, या तो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि यह क्या है जो है अवयवी भाव समास है। तो इसको पहचानने का अधिकतर जो है वो बोला जाता है कि जिसमें उपसर्ग हो तो वह क्या होता है, जो अवयवी भाव समास होता है। तो जहाँ पे आ, नी, भर, प्रति, न, ऐसे सारे जो उपसर्ग लगे होते हैं वह सभी क्या होते हैं, अवयवी भाव समास होते हैं।
हैं तो थोड़े से छोटे से ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है पहचान सकते हैं। अगर उपसर्ग ना हो तो हम किसे पहचान जाएंगे, अवयव से पहचान जाएंगे। जहाँ पे अवयव होगा वहां पे क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा, या फिर क्या होगा, किसी जो है वो शब्द की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी और वह क्या होगा, अवयव की भांति कार्य करेगा, तो वहां पे भी क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। गौड़ कहने का मतलब है जो सहायक होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है, जिसका कम महत्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं। यहाँ पे जो है वो किसकी प्रधानता है, जो उत्तर पद है उसकी क्या रहेगी, जो है वो अप्रधानता रहेगी। साथ ही जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो है वो कारक का जो है वो विशेष महत्व होता है, और हम पहले भी कारक के बारे में जान चुके हैं कि कारक के क्या होते हैं, 8 भेद होते हैं, और साथ ही उसके क्या होते हैं, 8 जो विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे समझाने के लिए इसको मैं क्या कर दूँ, पहले से जो है वो व्हाइट बोर्ड में लिख दूँ, ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास के जो भेद है उसको भी क्या कर सके, समझ सके। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक का जो विशेष महत्व होता है, और इसी के आधार पर जो है तत्पुरुष जो समास होते हैं उसके क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं। और वह 6 भेद कौन कौन से होते हैं, इसको मैं क्या करूँगी, उदाहरण के माध्यम से आपको क्या करूँगी, समझाने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, जो समास विग्रह कर लेती हूँ, इससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि जो है वो कहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास है, और हम कैसे जो है वो इन कारक चिन्हों का क्या करते हैं, यहाँ पे जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ग्रंथकार का जब हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रंथ को लिखने वाला। इसी प्रकार से हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसी प्रकार से पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। राजसभा का, राजा की या राजा का सभा। जल समाधि, जल में समाधि। यहाँ पे देखिए, जब मैं समास विग्रह करी हूं, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, तो यहाँ पे क्या है, को विभक्ति है। तो को विभक्ति, यहाँ पे देखिए, को विभक्ति किसका जो है वो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है को यहाँ पे लगा हुआ है, को करके। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास का जो भेद होगा वह कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक या कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। क्यों तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कर्म कारक का जो है वो को विभक्ति चिन्ह जो है वो इसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार से हस्तलिखित में देखिए, कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, और से विभक्ति चिन्ह किसका है, करण कारक का जो है वो से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, करण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से देखिए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यहाँ पे क्या विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, के लिए लगा हुआ है, और के लिए किसका है, संप्रदान का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो से किसके लिए रहता है, जब अलग होने की स्थिति में रहता है तो वहां पे जो है वो अपादान कारक का जो है वो कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, से लगता है। तो यहाँ पे देखिए, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष का कौन सा समास लग जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से राजा की सभा, तो यहाँ पे संबंध कारक के लिए हम लोग कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है वो कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। साथ ही जल समाधि, जल समाधि का जल में समाधि क्या है, अधिकरण है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास।
साथ ही आपको ध्यान में रखना है जो कर्ता कारक और जो संबोधन कारक होता है, इसका जो है वो प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है, तत्पुरुष समास में जो है वो नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो है वो सिर्फ 6 कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर ही क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के जो है वो 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जब हम किसी भी समस्त जो पद होते हैं जब हम उनका विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से अगर हमें को, से, के, लिए, से, की, अगर हमें विभक्ति चिन्ह अगर प्राप्त होते हैं तो वहां पे जो है वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। जिस समास को उत्तर पर प्रधान होता है, पूर्व पद गौड़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और छठा क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इन समासों को हम कैसे पहचानेंगे, जो कारक चिन्ह होते हैं उनके विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है पहचान सकते हैं। अगर हम समस्त पद का क्या करेंगे, उनका जो है वो समास विग्रह करेंगे और समास विग्रह में हमको जब विभक्ति चिन्ह प्राप्त होंगे, को, से, के, लिए, से, की में, तो अगर इस तरीके से प्राप्त होंगे तो यह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है आसानी से भी तत्पुरुष समास को जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं सुविधा के लिए क्या करी, सिर्फ एक जो उदाहरण लिखी हुई। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण अगर आपके पास है तो इनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से छांट करके जो है वो लिख सकते हैं कि इनमें जो है वो तत्पुरुष समास है, किसमें जो है संप्रदान कारक, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको जो है वो जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास का एक और भेद होता है जिसे क्या कहते हैं, नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, असभ्य, अनादि, असंभव, अनंत, इसलिए मैं इसको अलग से ली हुई हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी शब्द मैं ली हुई हूँ सब में क्या है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। और इससे पहले मैं किसमें समझाई हूँ, जो है वो आ उपसर्ग के बारे में जो है वो अव्ययी भाव समास में समझाई हूँ। अगर हम देख लेंगे उपसर्ग है तो हम वहाँ पे क्या समझेंगे कि यह क्या है, जो है वो अव्ययी भाव समास है। लेकिन जहाँ पे जिस शब्द में इस अ का अर्थ जो है वो न हो तो वहाँ पे यह क्या हो जाता है, नियत तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकेंगे, पहचान सकेंगे कि जहाँ पे जो उपसर्ग है उसका अर्थ जो है वो अ का अर्थ जो है वो न हो या नकारात्मक निकले तो वहां पे जो है वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। देख लीजिए किस तरीके से इसका जो है वो अर्थ निकलता है। इसका समास विग्रह कर लेते हैं। असभ्य का क्या हो जाएगा, न सभ्य। इसी प्रकार से अनादि का न आदि, असंभव का न संभव और अनंत का न अंत। तो यहाँ पे देखिए जितने भी अ है सबका क्या अर्थ निकल रहा है, न निकल रहा है, अर्थात नकारात्मक निकल रहा है। तो इसके माध्यम से भी हम दोनों में क्या कर सकते हैं, अव्ययी भाव समास में और तत्पुरुष भाव समास में भी हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको जो है तत्पुरुष समास पहचानना है और कहाँ पे हमें जो है वो अव्ययी भाव समास को जो है वो पहचानना है। समास का अगला भेद कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पर प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से, चंद्रमुख, दही बड़ा, चरण कमल, नील कमल। यहाँ पे कुछ शब्द आया है, विशेषण विशेष्य उपमेय और उपमान। इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर मैं तीर के माध्यम से इसको क्या कर देती हूँ, मैं स्पष्ट कर देती हूँ। साथ ही उपमेय और उपमान को भी समझ लेते हैं। तो उपमेय किसे कहा जाता है, जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना, किसकी तुलना की जाती है, संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाती है या उपमा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाती है। अब हम क्या करते हैं, इनका जो है वो समास विग्रह कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमुख, तो चंद्रमुख का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, चंद्रमा के समान मुख वाला। इसी प्रकार से दही बड़ा, दही से भीगा बड़ा, चरण कमल, कमल के समान चरण वाला। इसी प्रकार से नील गगन का, नीला है जो आसमान या गगन, नीला है जो आसमान। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमुख, तो यहाँ पे क्या है, जो उत्तर पद मुख जो है वह क्या है, अप्रधान है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसी जो है वो मुख की क्या बताई जा रही है, विशेषता जो है वो अब बताई जा रही है कि वह किसके समान है, चंद्रमा के असमान है। इसी प्रकार से दही बड़ा, दही से भीगा बड़ा, तो यहाँ पे जो है वो बड़ा की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है, दही से भीगा हुआ है। इसी प्रकार से जो है उपमेय और उपमान की संज्ञा देकर के जो है वो इसको बताया गया है। यहाँ पे देखिए चरण कमल, तो जिसका जो है वो चरण क्या है, कमल के समान है, और उसी प्रकार से आसमान जो कि क्या है, नीला है। तो इस तरीके से भी जिसमें उत्तर पर प्रधान होते हैं, और साथ ही जिसमें लिंग वचन भी समान होते हैं, विशेषण विशेष होते हैं, उपमेय उपमान होते हैं, से मिलकर के जितने भी शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कर्मधारय समास को जो है वो समझ सकते हैं। द्विगु समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसके अतिरिक्त यह समूहवाची भी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पूर्व पद है, जितने भी पूर्व पद यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ, यह किसको दर्शा रहे हैं, संख्या को दर्शा रहे हैं। साथ ही जो उत्तर पद है वह क्या है, विशेष है, इसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता को जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पे यह क्या होता है, समूहवाची होता है। समूहवाची होता है कहने का मतलब है यह जो है वो समूह को दर्शाता है, अर्थ को जो है वो नहीं दर्शाता है। साथ ही जो है वो समूह और समाहार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो समास विग्रह है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अगर हम नवग्रह का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नवग्रहों का समूह। इसी प्रकार से दोपहर का, दोपहरों का समाहार। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पूर्व पद हैं, 9, 2, 5, 7, 4, ये सभी किसको दर्शा रहे हैं, संख्या को दर्शा रहे हैं। साथ ही जो उत्तर पद है उसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं। साथ ही से समूह और समाहार का बोध होता है। तो इस प्रकार से द्विगु समास को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, जिसका पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, और जो उत्तर पद होगा वह क्या होगा, अविशेष्य होगा। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी एक पद का गौड़ नहीं होता है, और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, और विग्रह करने पर और अथवा या एवं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। वैसे द्वंद्व समास के लिए बहुत ही एक आसान सा ट्रिक है। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में, जो दो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, द्वंद्व समास को जो है पहचान सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ समासिक जो समस्त पद होते हैं उनमें जो है वो योजक चिन्ह नहीं होता है, तो उसको भी मैं क्या करी, यहाँ पर जो उदाहरण के माध्यम से ले ली हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे जल वायु, तो यहाँ पे जो है वो योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी यह क्या है, जो है वो द्वंद्व समास है। तो इस तरीके से हमको जो है वो धोखे में नहीं रहना है कि जहाँ पे योजक चिन्ह रहेगा वही क्या हो जाएगा, जो है वो द्वंद्व समास होगा। अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो यह क्या हो जाता है, जलवायु का जल और वायु।
इसी प्रकार से अपना पराया का अपना या पराया, पाप पुण्य का पाप पाप और पुण्य, गुण दोष का गुण और दोष, साथ ही नर नारी का नर और नारी। परिभाषा की दृष्टि से देखिए तो जितने भी शब्द हैं यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के जो है वो विलोम है। अपना का विलोम पराया, पाप का विलोम पुण्य, गुण का विलोम दोष और नर का विलोम क्या होता है, अनारी होता है। तो इस तरीके से योजक चिन्ह के द्वारा भी पहचान सकते हैं। साथ ही अगर हम इनका समास विग्रह करेंगे तो या, अथवा, या, एवं ऐसे शब्द जो लगे होंगे जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को। तो और जिसमें क्या होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, अर्थात इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की क्या रहती है, प्रधानता रहती है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। यहाँ पे देखिए नीलकंठ, नीलकंठ क्या है, यहाँ पे जो है समस्त पद है। और जब इस समस्त पद का हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और कंठ किसका नीला है, शिव भगवान का नीला है। अर्थात यहाँ पे जो है वो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता न बता करके किसकी प्रधानता बता रही है, किसी तीसरे पद की जो प्रधानता बताई जा रही है, और वह तीसरा पद कौन है, शिव है। इसलिए इसमें जो है वो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से और उदाहरण को भी देख लेते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और लंबा उदर किसका है, गणेश भगवान का। इसलिए यहाँ पे किसकी ओर इंगित किया जा रहा है, तीसरा पद कौन सा है, गणेश है। दशानन, दस है आनन जिसके, और किसके आनंद दस है, रावण के। तो यहाँ पे किसकी ओर इंगित किया जा रहा है, रावण की ओर इंगित किया जा रहा है। इसी प्रकार से पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिनकी, या पीला वस्त्र धारण करने वाला। पीला वस्त्र कौन धारण करता है, कृष्ण भगवान क्या करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, तीसरे पद को जो है वो संकेत किया जा रहा है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, और चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु भगवान क्या करते हैं, चक्र को धारण करते हैं। यहाँ पे देखिए अब ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद दोनों को छोड़ करके किसकी प्रधानता हो रही, किसी तीसरे पद की क्या हो रही, प्रधानता हो रही। इसलिए यहाँ पे जितने भी उदाहरण में लिखे हुए उन सभी में क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना समास के बारे में कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में जो है वो दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के क्या बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं। और इन समस्त पदों का जब विग्रह किया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और इसी के भेद के आधार पर जो है वो समास के क्या किए गए हैं, भेद किए गए हैं, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता और पूर्व पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए गए हैं। इसके आधार पर हमने जाना जो है वो समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा बहुब्रीहि समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठवां क्या होता है, द्विगु समास। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने समास, समास की परिभाषा, समास के भेद और उन सभी भेदों को हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। अगर आज आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।